Hello everyone, welcome back to my channel. So dear students, I would really like to thank for those who have subscribed to my channel and a kind request to those who have not yet subscribed to the channel. तो आज का टॉपिक क्या है? आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? आज इस वीडियो के बहुत ही 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. फर्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, Human Genome Project and DNA fingerprinting. These 3 topics are going to be very interesting but challenging at the same time. So I would request you all to kindly be patient. वीडियो को अंत तक देखें. Please watch the video till end. भले ही 1.5 या 2 स्पीड करना हो बीच बीच में तो कर दो, but please watch it. Okay? So let's not waste any more time and let's begin the video. तो फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. इस टॉपिक को पूरा देखने से पहले आई वुड फोकस हियर फर्स्ट ऑन एक्सप्रेशन. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन अगर मैं बोलूँ नॉट इन, या अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ नॉट इन टर्म्स ऑफ जीन्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन, बट सिंपल इन जनरल, व्हाट इज एक्सप्रेशन? थिंक. यू आर थिंकिंग. अब क्या मुझे मालूम पड़ेगा कि वॉट आर यू थिंकिंग, वॉट इज गोइंग ऑन इन योर ब्रेन? नो, अनलेस यू स्पीक इट आउट. जब तक आप उसे बोलेंगे नहीं या जब तक आप उसे लिखेंगे नहीं, वो एक्सप्रेशन नहीं होगा. क्लियर? दिस इज एक्सप्रेशन इन जनरल टर्म्स. तो उसी को अगर अब हम एक्सप्रेशन को जीन के साथ जोड़ के देखें, वॉट इज जीन एक्सप्रेशन? जीन्स आर वॉट? दे आर कैरिंग द कोड्स कि हम कैसे दिखने वाले हैं, हमारा हाइट कितना होने वाला है. दीज आर द 2 वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स, राइट? पर जब तक मेरे में ग्रोथ दिख नहीं रहा है, जब तक मेरे बॉडी का कलर डिफाइंड नहीं हो रहा है, एंड हाउ आर दे बीइंग डिफाइंड? फ्रॉम जीन टू प्रोटीन्स टू वेरियस मेटाबॉलिक पाथवे एंड देन द कलर ऑफ द बॉडी. दैट इज एक्सप्रेशन, राइट? अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ. जैसे इफ यू आर हैविंग अ डाइट रिच इन मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स, योर बॉडी इज गोइंग टू मेक मोर एंड मोर ऑफ द लैक्टेस एंजाइम. अगर आप प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं तब क्या लैक्टेस एंजाइम प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा. तब सारे के सारे प्रोटीएसेस एंजाइम ज़्यादा बनेगा बॉडी में. अगर आप कार्ब रिच डाइट ले रहे हैं तो क्या बनेगा? सारे के सारे अमाइलेसेस वाले एंजाइम ज़्यादा बनेंगे बॉडी में. 3 डिफरेंट सिचुएशन, 3 डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स आर बीइंग मेड इन लार्जर क्वांटिटीज. नाउ व्हेन यू वर अ टोडलर टिल टीनेजर, आपकी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ी, बट आफ्टर यू बिकम द टीनेजर लाइक 14-15 ईयर्स के बाद आपके हाइट में और इंक्रीज होती है तेजी से. इट ऑलमोस्ट कम्स टू अ स्टॉप, राइट? ऐसा होता है ना? मेरा बॉडी, दिस इज द बॉडी कलर. अब मैं सारा दिन घर पे रहती हूँ तो मोर और लेस द बॉडी कलर इज लाइक दिस. अगर मैं रोज धूप में जाके बैठूँ तो यू विल सी द बॉडी कलर टर्निंग डार्क. तो व्हाट इज हैपनिंग? कहीं इन 3 कैटेगरी ऑफ एग्जाम्पल्स जो मैं दे रही हूँ, इसमें हो क्या रहा है? देयर इज अ मैकेनिज्म समवेयर इन द बैकग्राउंड विच इज टेलिंग द जीन्स कि अब ये बनाना है, अब ये वाला एंजाइम बनाना है, अब ये वाला काम कम कर देना है. अब तक हाइट बढ़ा रहे थे, नाउ दीज जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ नीड टू स्लो डाउन. एंड द जीन विच इज डिसाइडिंग माई बॉडी कलर, इट सीज के इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा धूप है तो वो मेलानिन ज़्यादा बना रहा है एंड माई बॉडी कलर इज बिकमिंग डार्कर. दैट मैकेनिज्म विच प्रॉम्प्ट्स द जीन्स और द जीनोटाइप की कब एक्सप्रेस करना है, कितना एक्सप्रेस करना है, कितने क्वांटिटी में, कौन से टाइम पे एक्सप्रेस करना है, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड रेगुलेशन. क्लियर? सो दिस इज द वेरी जनरल ओवरव्यू ऑफ कि रेगुलेशन ऑफ जीन होता क्या है. नाउ लेट अस टॉक ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन
एट द मॉलिक्यूलर लेवल। अब इसके मैकेनिज्म पे हम आते हैं। आई होप मैं जैसे समझा रही हूँ समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो एक लाइक फटाफट। तो इसी जीन को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे से मैकेनिज्म होते हैं इन प्लेस। देयर आर मेनी मैकेनिज्म्स इन प्लेस। तो एक जीन को रेगुलेट करने के लिए वो कब एक्सप्रेस करेगा, आप कब बोल पाएंगे और कब नहीं, ये कोई और मॉनिटर कर रहा है। से फॉर एग्जांपल द क्लास टीचर। ओके, तो यहाँ पे भी एक जीन कब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, कैसा करेगा, कितना करेगा। देयर आर मेनी मैकेनिज्म्स इन प्लेस। कुछ यूकेरियोट्स के अलग होते हैं, प्रोकैरियोट्स में कहीं कहीं कुछ लेवल ऑफ कंट्रोल अलग होता है। ओके, हम तो पूरे में नहीं जाएंगे बिकॉज इट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक। सबसे पहले ये देखो, ये होता क्या है, एक जीन इट मेक्स द प्रोटीन्स, फिर मेटाबॉलिक पाथवे से इट इज एक्सप्रेसिंग या फिनोटाइप। वी आर एबल टू सी दैट, राइट? Genes, proteins, and that is how they are expressing the phenotype, right? तो eukaryotes हो या prokaryotes हो, what are the different level of controlling that expression? टारगेट कहाँ होगा? अगर हम इस पाथ को रोक दें, प्रोटीन ही ना बनने दें, तो आगे की कहानी आगे बढ़ेगी नहीं, राइट? आप क्लास में हैं, स्कूल में क्लास में हैं, आपका मन कर रहा है कि मैं क्लास से अभी भाग जाऊं, तो व्हाट आर द वेरियस चेक पॉइंट्स जहां आपको रोका जा सकता है? एक तो कि क्लास ही में आपको रोक दिया जाए, अगर आप क्लास से फिर भी निकल गए हैं तो आपको स्कूल के बिल्डिंग के गेट पे रोक दिया जाए, वहां से भी अगर निकल गए तो मेन एग्जिट जो गेट होता है जहां पे सिक्योरिटी होती है वहां रोक दिया जाए, राइट? सिमिलरली यूकेरियोट्स में भी इस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए देयर आर वेरियस लेवल्स एट विच जीन एक्सप्रेशन इज कंट्रोल्ड। व्हाट आर दे? तो यूकेरियोट्स में यू नो mRNA इट ऑलवेज कैरीज द कोड फॉर मेकिंग द प्रोटीन्स, और वो बनता कहाँ है? न्यूक्लियस में। तो एट द ट्रांसक्रिप्शन लेवल, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है विद इन द न्यूक्लियस, स्टॉप इट देयर, ट्रांसक्रिप्शन ही होने मत दो। ओके, इफ यू कैनॉट प्रिवेंट इट देयर देन एट द प्रोसेसिंग लेवल ऑफ द mRNA, बिकॉज mRNA जब न्यूक्लियस में बनता है इट इज एक्चुअली HNRNA, रिमेंबर, हेटेरो न्यूक्लियर RNA। तो वो इंट्रॉन्स तो हटे नहीं है, उनको हटाने मत दो, प्रिवेंट स्प्लाइसिंग। mRNA अगर मीनिंगफुल बनेगा नहीं तो आगे चल के प्रोटीन भी मीनिंगफुल होगा ही नहीं, राइट? तीसरा है प्रिवेंट mRNA फ्रॉम कमिंग आउट ऑफ द न्यूक्लियस, बिकॉज प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होता है और mRNA न्यूक्लियस में बनता है। सो डोंट लेट द mRNA come out of the nucleus. So think parallelly, आपको क्लास से नहीं निकलने दिया जा रहा है, आपको स्कूल के मेन बिल्डिंग से नहीं निकालने दिया जा रहा है, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट लेवल्स। अगर सब कुछ पे भी नहीं प्रिवेंट कर पाते, सो द लास्ट इज एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन। डू समथिंग टू प्रिवेंट द ट्रांसलेशन, तब वो जीन एक्सप्रेस होगा नहीं, उसका फिनोटिपिक इफेक्ट क्या है वो दिखेगा नहीं। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन सिंथेसिस एंड mRNA सिंथेसिस बोथ आर कपल्ड, क्योंकि न्यूक्लियस तो यहाँ है ही नहीं। तो एक तरफ न्यूक्लियस ट्रांसक्रिप्ट हो रहा है, दिस इज द DNA, और प्रोटीन सिंथेसिस साथ ही साथ होते जा रहा है, इट इज कपल्ड। तो ये सब लेवल की बात आती ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही लेवल रह जाता है एट द ट्रांसक्रिप्शन लेवल। यू हैव टू स्टॉप इट एट द ट्रांसक्रिप्शन लेवल। नाउ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का हम खाली एक एग्जाम्पल से देखेंगे विच इज कॉल्ड लैक ओपेरॉन, और वो प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में देखा जाता है। ओके, दिस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, खाली एक ही एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है, सो लेट्स गेट इनटू द डेप्थ ऑफ दैट टॉपिक। ओके, तो लैक ओपेरॉन, द इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम। सबसे पहले व्हाट इज लैक? Lac comes from the word lactose. So lactose, what is lactose? You all know, disaccharide of galactose and glucose. So the bacteria E. coli, वहाँ पे if you give them the lactose as a source of energy,
they use it and they break this disaccharide into its units galactose and glucose using the enzyme beta galactosidase. Okay, so this is all about the name LAC. Operon क्या है? We have to now know what is the operon concept. Operon means a set of genes which function in a coordinated way for a common metabolic pathway. Clear? तो operon को अगर हम set of genes बोल रहे हैं, we are going to see that. Before that, it is very important for you to know कि how many types of genes are there. मैं ये पहले भी मेरे प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ. द लिंक आई बी प्रोवाइडिंग इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और मैं शॉर्ट्स भी बना चुकी हूँ. ओके, तो फॉर दिस कॉन्सेप्ट यू हैव टू नो टू टाइप्स ऑफ जीन्स. वन इज द हाउसकीपिंग जीन्स और द कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, एंड दूसरा है द रेगुलेटरी जीन. सो व्हाट इज हाउसकीपिंग जीन? द जीन दैट इज एक्टिंग ऑल द टाइम, वो जो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होता है. Example is the gene that is responsible for the enzymes of the glycolysis, क्योंकि हमें एनर्जी की ज़रूरत हमेशा है, राइट? और रेगुलेटरी जीन वो है जो दूसरा, मेरे बाद जो भी जितने भी स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे कि नहीं, ये डिसाइड मैं करूँगा. ओके, नाउ यहाँ पे जो यूनिट ऑफ जीन्स विच आर एक्टिंग एज इन अ कोऑर्डिनेटेड वे, लेट अस लुक कि इस ओपेरॉन में कौन कौन से जीन्स हैं. तो लेट अस लुक इनटू दिस एंटायर स्ट्रेच ऑफ डीएनए. ओके, आगे भी और बहुत सारे से सीक्वेंसेस है, जीन्स है, यहाँ पीछे भी है, बट वी आर फोकसिंग ऑन दिस. सो दिस इज द स्ट्रेच ऑफ डीएनए दैट वी आर कॉलिंग एज लैक ओपेरॉन. यहाँ से यहाँ तक के जो सेट ऑफ जीन्स है, which includes the regulator gene, the promoter gene, the operator gene, Z, Y and A gene. ये सारे के सारे are functioning in a coordinated way for the metabolic pathway. What is the metabolic pathway? To break lactose into galactose and glucose. So here the regulator gene is denoted by I. Okay, ये promoter gene हो गया. This provides site for the RNA polymerase to come and bind so that it can start its job of synthesizing या transcription, right? It can start the job of transcription. Operator बीच में वो छोटा सा बंदा है जो चाबी गायब कर सकता है. How? Let's see. So imagine कर लो उससे पहले कि एक प्रमोटर ने कहीं पे बहुत बड़ा सा बिल्डिंग, वेरी ब्यूटीफुल लग्जरियस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, उसे सेल करने के लिए प्रमोटर बहुत सारे से क्लाइंट्स को ला रहा है. ऑपरेटर अगर चाबी ही बंद करके गायब हो जाए तो व्हाट विल द प्रमोटर डू, राइट? सो हियर ऑल्सो ये जो आगे काम बढ़ेगा कि नहीं, दैट इज कैरीड आउट बाय द ऑपरेटर. वो डिसाइड कौन करता है? रेगुलेटरी जीन करता है. और फिर यहाँ से Z से A जो है, दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन्स, दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन्स. और यहाँ क्या है? मल्टीपल जीन्स है, तो मल्टीपल सिस्ट्रॉन भी है बिकॉज दिस इज अ प्रोकैरियोट. तो एक सिस्ट्रॉन है फॉर सिंथेसाइजिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेज. इट इज बीइंग डन बाय द Z एंजाइम. व्हाट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज डूइंग? इट इज ब्रेकिंग लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज. फिर है Y जीन. तो यहाँ का जो सिस्ट्रॉन है, व्हाट इज इट डूइंग? इट इज मेकिंग दिस एंजाइम परमिएस. परमिएस एंजाइम का काम क्या होता है? टू इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड, which means lactose, because beta galactoside is a component of lactose, right? To the cell, it increases its permeability. और A is, it makes the enzyme trans-acetylase. और trans-acetylase enzyme का काम क्या है? To transfer the acetyl group to the beta galactoside. Okay, ये तीन structural genes ready to work.
बट अब काम करेंगे कि नहीं, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द रेगुलेटरी जीन. हाउ सो, लेट्स सी. सो लेट्स इमेजिन अ सिचुएशन कि जहां पे कोई लैक्टोज नहीं है इन द एनवायरनमेंट. ओके, सो दिस हैज टू ऑलवेज मेक अ प्रोटीन जो जाके ऑपरेटर पे लगा हुआ होगा. सो इट फर्स्ट ऑलवेज ट्रांसक्राइब्स एन mRNA which makes a protein. This is called repressor protein. Okay, तो यहाँ पे ये रेगुलेटरी जीन इज ऑलमोस्ट वर्किंग लाइक अ हाउसकीपिंग जीन, क्योंकि हमेशा तो लैक्टोज होता नहीं है, बट इसको हमेशा चौकन्ना रहना है. सो इट इज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ एज एन mRNA, इट इज मेकिंग द रिप्रेसर प्रोटीन. रिप्रेसर प्रोटीन जाके ओ साइड पे लग जाता है. क्लियर? जैसे ही जाके इट अटैचेस इटसेल्फ टू द ऑपरेटर, it blocks the path for the RNA polymerase to move ahead and do the transcription. हो गया. प्रमोटर ने तो क्लाइंट लाया था, ऑपरेटर ने चाबी ही गायब कर दी. So in absence of lactose, this is how the regulatory gene is preventing them from doing their job. That no, you don't need to make any enzyme now, क्योंकि अभी एंजाइम की जरूरत नहीं है. So this is always expressing itself. It is always expressing itself, so it is the housekeeping gene here. Okay, housekeeping as well as the regulatory gene, दोनों ही काम कर रहे हैं इकट्ठा. Clear? Now, environment पे अब बैक्टीरिया के इकोलाई के चारों तरफ अब थोड़ा थोड़ा लैक्टोज आ गया है. So little bit of lactose has to enter the cell. उसके लिए थोड़ा सा परमिएज एंजाइम तो चाहिए. Now that is not a part of the syllabus, but a very low level of expression of the permease enzyme थोड़ा सा होता है, so that पहली बार जब लैक्टोज आ रहा है उसे घुसने तो दो, right? तो बस यही से समझ लो कि low level of expression of the permease is also always happening for the lactose to get inside the cell of E. coli. Now lactose comes in. जैसे ही लैक्टोज आता है, lactose comes and binds with this repressor protein. Clear? जैसे ही it binds with the repressor protein, it cannot go any further and attach itself to the operator. अब ये जा नहीं पाएगा, अब ये यहीं रह गया. Okay? Now this P, अब promoter देखता है कि operator तो अब है, इसके पास चाबी भी है, ये भी है. So now it allows now the RNA polymerase comes and binds to the promoter gene. और जैसे ही ये bind कर चुका है, now it begins and does its job of transcription, right? अब transcription शुरू हो चुका है. Now this Z gene is making the mRNA, जिसको कि ट्रांसलेट करके ये वाला एंजाइम बनेगा, which will help in breaking lactose. Why will this is going to make the mRNA, जिसको ट्रांसलेट करके permease एंजाइम बनेगा. It will further increase the permeability of beta galactoside या lactose to the cell, and the A gene will make the mRNA which will make this enzyme translate this enzyme trans-acetylase. It will transfer the acetyl group to the beta galactoside. Okay, so this is how this operon is working. Now इसको inducible operon system क्यों बोला जाता है? Because the presence of something induces this to work. Okay, और इसको नेगेटिव रेगुलेशन भी क्यों बोला जाता है? इसको नेगेटिव रेगुलेशन इसीलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज रेगुलेटिंग दिस बाय सप्रेसिंग इट. नेगेटिव रेगुलेशन वो होता है विच इज ऑलवेज प्रिवेंटिंग अ प्रोसेस फ्रॉम हैपनिंग, एंड दैट इज हाउ इट इज रेगुलेटिंग द प्रोसेस बाय नॉट. कभी कभी जब वो उसको प्रिवेंशन बंद कर देता है, इट अलाउज द एक्सप्रेशन एंड अगेन इट स्टार्ट्स repressing it. So that is negative regulation.
पॉजिटिव होता क्या है, वो इट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, इट इज़ नॉट रिप्रेसिंग, इट इज़ नॉट प्रिवेंटिंग, बस जब ज़रूरत पड़े वो खाली उसको ऑन कर देता है. ओके, पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ दिस या द पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन, ये वाला इज नॉट एट ऑल अ पार्ट ऑफ योर सिस्टम. तो अभी खाली आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ स्ट्रक्चरल जीन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ अ रेगुलेटरी जीन वर्क्स. ओके, तो ये जो सिस्टम था, दिस वॉज एल्यूसिडेटेड बाय जेकब एंड मोनोड. And in bacteria other than this lac operon, there are other operons like val operon, TRP operon, his operon. Okay, so with this we are done with regulation of gene expression. So why do you think कि regulation of gene expression is important? Can you think and can you guess few reasons? और ये कहाँ कहाँ चाहिए, कहाँ कहाँ हमें देखने को भी मिलता है? So the advantages of this regulation is कि it enables the cells to adjust metabolism as per requirement. अभी हमने देखा, या पहले मैंने जो एग्जाम्पल दिया था कि अगर प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं तो प्रोटीएसेस वाले एंजाइम्स ही ज़्यादा सिंथेसाइज होंगे, राइट? अगर जीन एक्सप्रेशन होता नहीं तो प्रोटीएसेस भी सिंथेसाइज हो रहा होता, लाइपेसेस भी हो रहा होता, एमाइलेसेस भी हो रहा होता, राइट? This is economical definitely because जो enzymes are synthesized as and when required, right? Helps in growth and differentiation. जैसे हमारा height till teenage, till adolescence बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है, उसके बाद it stops. Similarly, if you look at the differentiation, say for example a tadpole है, tadpole से जब वो frog हो रहा है तो जीन्स तो काम वैसे ही करेंगे ना कि नहीं अब पूंछ बनाना बंद करो, अब बॉडी को अब ऐसा लंबा कीड़े जैसा मत रखो, गेट रिड ऑफ दिस ऑर्गन, ये वो. तो वैसे ही डिफरेंशिएशन पे भी यही जीन एक्सप्रेशन काम आता है. एंड इट हेल्प्स इन स्मूथ कंप्लीशन ऑफ चेन रिएक्शंस. चेन रिएक्शन से यहाँ मतलब है कि अगर बहुत सारे से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रहे हो और एक के बाद एक होना है, तो पहला वाला शुरू होके ख़त्म होने के बाद से फॉर एग्जाम्पल सेकंड वाले को होना है. तो दैट इज़ वेयर ऑल्सो दिस रेगुलेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो खिचड़ी हो जाएगा, खिचड़ी ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. ओके, तो दीज वर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. सो आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, इसके बाद है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, अ मेगा प्रोजेक्ट. लेट्स सी. सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, व्हाट इज इट? अ मेगा प्रोजेक्ट ऑफ सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम. ये स्टार्ट कब हुआ था? 1990 एंड इट वेंट ऑन फॉर 13 years till 2003. Under who were the collaborators of this project? US Department of Energy and National Institute of Health, Wellcome Trust of UK and few countries like Japan, China, Germany and France. तो हमने क्रोमोसोम्स देख लिया, रेप्लिकेशन देख लिया, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सब कुछ देख लिया. अब हमारा जीनोम कैसा दिखता है, व्हाट आर द सीक्वेंसेस, ये भी जिज्ञासा जागी साइंटिस्ट्स में. चलो देखते हैं कि हम हम पी देख रहे हैं, ड्रोसोफिला देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, हम अंदर से क्या है वो भी हम देखें. सो दैट इज व्हाट लेड टू दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, टू नो द सीक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन DNA. So when this project was started, what were the goals of this project? So goals of HGP, Human Genome Project. Of course, the first goal is going to be identification of the genes. Then sequencing of the nucleotides. उस हमारे पूरे DNA molecule में वो sequence from the beginning to end क्या है? AAA, TTT, ATGC, CTGA क्या है, कैसा है, उस सीक्वेंस को डिकोड करना. स्टोरेज ऑफ ऑल ये जब हम डिकोड कर लेंगे, ये जब जान लेंगे, there will be an enormous amount of data generated, right? And do you know the amount of data that is generated? Like
You can think of it as आपके बुक में ही है 3,330 books, each book of 1,000 page and each page of 1,000 typed words. Humanly it was not possible. That is where very high speed and highly efficient computer devices were brought in to process the data. Analysis, अब जब डेटा है तो एनालाइज भी तो करना पड़ेगा, वरना उस डेटा का क्या अगर हम उससे एनालाइज करके आगे ही ना बढ़ पाए. If we cannot use it for other purposes, for detecting something else, for improving our technology, improving our know-how, right? So storage, analysis, technology. Then a very important thing, ELSI. As we are going to know the genes or the genetic component of human or the genome of human, any ethical, legal or social issues that would arise out of this project would be taken care of. उस बात को भी हमेशा दिमाग में रख के चलना चाहिए जब भी आप कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हो. So that was also a part of the goal. Then this gave rise to a new field which is called bioinformatics. So what is bioinformatics? Combination of statistics, biology and computers. बीच में है bioinformatics. That is the easiest, best and the shortest way to describe it. Okay. Then sequencing of non-human genome. Many non-human organisms such as Drosophila, E. coli, rice, which is Oryza sativa, Caenorhabditis elegans, which is a free-living nematode in the soil, Arabidopsis. These are some of the examples जिनके भी genomes have been sequenced. तो now let us look at कि इतने बड़े DNA molecule को what was the approach, how were they sequenced. Okay, तो human nucleotide sequences या DNA की जो nucleotide के sequences है उसको समझने के लिए what were the methodologies used? There were two approaches. First approach was expressed sequence tag. Second, sequence annotations. Expressed sequence tag का क्या मतलब निकलता है? Identify all the genes that are expressed as RNA. उन genes को identify अलग से करो. Okay? That was one approach. दूसरा was plain जैसे हम DNA पूरा molecule को ले लें और बिल्कुल from end to end क्या क्या sequence है A T G C C T A G जो भी है बिल्कुल वैसा ही उसको try to know that sequence. Now this was a very complicated approach. तो उसके लिए what were the steps taken? सबसे पहली बात है तो DNA is a very huge molecule. The DNA was isolated and fragmented. जैसे ये DNA पूरा है इसको यहाँ से काट दिया गया बिल्कुल. Inserted into vectors, bacterial artificial chromosome and yeast artificial chromosome. Now what is a vector? You know, something that carries a thing from one place to another. तो ये artificial chromosomes भी वही है. You'll get to know about them better when you are doing the biotechnology chapter. Okay? तो उन DNA fragments को इन artificial chromosomes में घुसा दिया गया. Okay? And cloned by PCR method. Then उस DNA material के काफ़ी सारे से copies बनाए गए. जैसे आपको एक क्वेश्चन पेपर किसी ने दिया है जिसमें MCQs हैं एंड यू हैव गॉट ओनली वन कॉपी. यू डोंट वांट कि अब इस पर सर्च मैं कर तो लूँगा पर इस पर कौन सा सही कौन सा गलत बहुत सारे से मार्किंग्स हो जाएंगे. राइट. सो यू मेक मेनी कॉपीज ऑफ इट. फिर आप अपना करते हैं फिर आंसर मिलाते हैं फिर जो करेक्ट है उसका एक अलग कॉपी रखते हैं. तो फॉर दैट पर्पज ओनली द मटीरियल वॉज मल्टीप्लाइड क्लोन्ड टू गिव मेनी कॉपीज. PCR मेथड क्या है ये भी आप बाद में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. एंड देन दोज फ्रेगमेंट्स वर सीक्वेंस्ड बाय ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर. ये ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर इज समथिंग दैट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स दैट वर गिवन बाय फ्रेडरिक सैगनर. ओके. एंड ही इज ऑल्सो नोन फॉर सीक्वेंसिंग द एमिनो एसिड्स इन ह्यूमन जीनोम. फिर सीक्वेंसेस annotated and assigned to chromosome. annotation का मतलब क्या है? annotation मतलब क्या जो जहाँ belong करता है आप उसको समझा के नोट करके वहीं रखिए. ओके. these sequences annotated
and assigned to different chromosomes. Now, इन स्टेप्स को समझाने के लिए व्हाट डज दिस मीन, फ्रेगमेंट सीक्वेंस्ड और फिर सीक्वेंसेस एनोटेटेड. ना ये अगर एक डीएनए मॉलिक्यूल है, डू यू सी द डिफरेंस? यहाँ पे कुछ पैटर्न है, यहाँ पे कुछ पैटर्न है, यहाँ पे कुछ पैटर्न है. नो लिटरली इसको हम बीच में से काट दें, इस डीएनए मॉलिक्यूल को बीच में से काट दें, तो व्हाट आर द फ्रेगमेंट्स वी हैव? वी हैव दिस फ्रेगमेंट एंड दिस फ्रेगमेंट. तो हम लोगों को वापस अगर सीक्वेंसेस मिलाना हो तो हम क्या करते हैं, ये ओवरलैपिंग, ये देखते हैं ना कि ये शायद यहाँ से जुड़े, ये इससे, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये, राइट? ये एक छोटा सा पेपर है, सो इट्स वेरी इजी फॉर अस टू डू. सिमिलर अप्रोच यहीं पे लिया गया था. वो एक एक फ्रेगमेंट के सीक्वेंसेस को एक के बाद एक सजाना है. तो कैसे सजाना है? तो वो जो ओवरलैपिंग एरियाज है उनको स्टडी किया गया था, और उनको स्टडी करना कोई बहुत इजी जॉब नहीं है. दैट इज वेयर द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, वेरी फास्ट हाई एफिशिएंट कंप्यूटर्स वेर टेकन एंड ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसेस वेर यूज्ड. ओके, और इसके बाद वी गॉट टू नो अबाउट द सीक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन जीनोम. सो सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम बहुत सारे से हैं. वन बोर्ड इज नॉट सफिशिएंट, इसके बाद भी होंगे. सो लेट अस गो through them one by one. Human genome consists of 3164.7 million BP, means 3164.7 million base pairs. Average gene consists of 3000 base pairs, although sizes vary. Largest gene is dystrophin gene, which is at the size of 2.4 million base pair long. Can you imagine how big that gene is? And it is on the X chromosome. And the smallest gene is tRNA gene, at whose length is 76 nucleotides. तो सब कुछ का अगर एवरेज निकालते हैं तो the size comes to 3000 base pairs. But otherwise this is the range. Smallest 76 or largest is 2.4 million. Total number of genes in human genome is 30,000. When this project was, this project was undertaken, there was a view कि शायद 80,000 genes हमारे body या हमारे genome में हो सकते हैं, but ऐसा नहीं है. The number came down to 30,000. 99.9% of the nucleotides are exactly the same in all people. This is a very important point. DNA fingerprinting में ये बहुत काम आने वाला है. Less than 2% of the genome codes for proteins. So think how big the genome is, और उसके सिर्फ 2% से भी कम proteins बना रहे हैं, या coding genes है, you can say, right? Or you can say cistrons है. Start connecting the dots. Repeated sequence make very large portion of the genome. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसको और डिटेल्स में जानेंगे. सो दीज आर द फर्स्ट फ्यू. लेट्स लुक एट द सेकेंड. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट फ्यू. सो द नेक्स्ट हाफ. सो क्रोमोसोम 1 हैज द मोस्ट नंबर ऑफ जीन्स विच इज 2968, और सबसे कम किसमें है बॉयज? एनी गेस? क्रोमोसोम Y में. हाउ मेनी? ओनली 231 जीन्स हैं, राइट? देन अबाउट 1.4 मिलियन सिंगल बेस पेयर डिफरेंसेस कॉल्ड सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म या SNPs हैव बीन आइडेंटिफाइड. होता ये है कि दिस इज द डीएनए एंड दिस इज द सीक्वेंस ATGC CATCCGTC. ओके, ये एक ह्यूमन का है, ये दूसरे ह्यूमन का है. C के जगह यहाँ G दे रही हूँ, फिर ATCCG की जगह यहाँ C, फिर TC. सो दीज सीक्वेंसेस सब बिल्कुल सेम है. 1.4 मिलियन ऐसे साइट्स देखे गए हैं वेर सिंगल बेसिस में डिफरेंसेस है. फिर यहाँ पे जैसे ये, इज दैट क्लियर? And these are called SNPs.
इन सब का सिग्निफिकेंस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपको समझ में आएगा. एंड वेरी इंटरेस्टिंगली फंक्शंस ऑफ ओवर 50% ऑफ द जीन्स दैट हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार, उनके फंक्शंस अभी तक हमें मालूम नहीं पड़े हैं. ओके, द प्रोसेस स्टिल गोइंग ऑन. नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग लाइन रिटन इन योर बुक is of the 24 chromosomes. Chromosome 1 is the last to be decoded या sequenced in the year May 2006. So why do you think they have used the word 24 chromosomes? See, in human genome, when we say genome, what do we mean? We mean कि for eukaryotes it is the haploid set. वाई हैप्लॉइड सेट. प्रोकैरियोट्स में हम हमेशा क्यों बोलते हैं कि प्रोकैरियोट का जीनोम, हम वहाँ हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी पे नहीं जाते. वायरस के लिए भी हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी पे नहीं जाते. बट वाई फॉर यूकैरियोट्स और फॉर ह्यूमंस वी से कि द हैप्लॉइड सेट, द हैप्लॉइड सेट, द हैप्लॉइड सेट. वाई? बिकॉज वी आर डिप्लॉइड, तो सारे के सारे क्रोमोसोम्स तो डुप्लीकेट है, राइट? एक मम्मी का, एक पापा का. तो आप एक ही क्रोमोसोम का पूरा, एक ही सेट का पूरा सीक्वेंसिंग जान लीजिए. से फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम 1 है, इट हैज़ गॉट द जीन फॉर हेयर कलर, बॉडी कलर, आई कलर, हाइट. ओके, इतने सारे से जीन्स है. तो मम्मी के भी जो क्रोमोसोम्स होंगे यही तो जीन के सीक्वेंसेस होंगे. हाँ, कहीं पे डोमिनेंट, कहीं पे रिसेसिव, वो बात अलग है, बट वो सीक्वेंसेस, वो जीन का लोकेशन तो सेम होगा, राइट? इसीलिए हैप्लॉइड हमेशा फॉर यूकैरियोट यूज़ किया जाता है. और प्रोकैरियोट्स में क्या? बैक्टीरिया. तो व्हाट इज़ द बैक्टीरिया का जीनोमिक या क्रोमोसोम नंबर होता क्या है? इट इज़ ऑलवेज अ सिंगल क्रोमोसोम, राइट? तो वहाँ पे उसका तो हैप्लॉइड करने का सवाल ही पैदा नहीं होता. नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, व्हाई इज इट रिटन 24 chromosomes? See, when they are saying 24 chromosomes, they are telling 22 chromosomes plus X and Y. अगर हम सिर्फ ह्यूमन जीनोम हैप्लॉइड किसी सेल की बात करते हैं, अनलेस देर इज एन एनोमैली, तो या तो एक्स क्रोमोसोम होगा या वाई क्रोमोसोम होगा, एंड दैट इज हाउ द काउंट इज 23, राइट? बट इफ यू टॉक ऑफ द एंटायर जीन पूल सब ह्यूमंस में, तब तो एक्स एंड वाई दोनों ही काउंट हो रहे हैं, एंड दैट इज हाउ द क्रोमोसोम नंबर इज सेड देयर टू बी 24. क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि हमने हैप्लॉइड कंटेंट जो लिया था उसमें एक्स क्रोमोसोम था तो वाई को हम स्टडी ही नहीं करेंगे, या वाई ही था उसमें तो एक्स को हम स्टडी ही नहीं करेंगे. ऐसा नहीं होता है ना. दैट इज वाई 24 रिटन. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, नाउ ये सब फीचर्स जान चुके हैं. नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस या द फ्यूचर एप्लीकेशन ऑफ दिस HGP, वो भी एक बार देख लेते हैं. सी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, इट इज़ मच अबाउट कि क्या क्या डेटा है, मेथडोलॉजी क्या था, क्या पाया, फ्यूचर में क्या प्लान्स है, यही सब है, राइट? तो व्हाट आर द एप्लीकेशंस एंड द फ्यूचर चैलेंजेस? तो एक है डिसऑर्डर्स. देयर आर as many as 1200 genes which are responsible for one or the other kind of diseases such as a cardiovascular disease, Alzheimer's. तो उनका आइडेंटिफिकेशन होना, हाउ आर दे बिहेविंग, ओके, तो उस फील्ड में काम करना. कैंसर्स, स्टडीज आर स्टिल गोइंग ऑन कि कैंसर वो उस जीन को आइडेंटिफाई कर पाए जिससे कि कैंसर सेल्स कैन बी प्रिवेंटेड, लाइक दे कैन बी ब्रॉट बैक टू नॉर्मलसी. तो उस फील्ड में स्टडी होना. हेल्थ केयर, interactions means what? How a gene and the protein that they are making interact. Okay, study of tissues, non-human organism पे जो study हुआ है उनके genomes पे, the knowledge that you are getting that can be incorporated into knowing or deciphering something from human genome, या उसके various applications in fields of agriculture, animal husbandry. Okay, the applications of are numerous. So with this we are done with Human Genome Project. अब Human Genome Project से we are coming to the last leg of the chapter, which is DNA fingerprinting. Very interesting, very interesting. Bas you have to be patient and with a bit concentration.
उसको समझने के लिए थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए. प्लीज़ हैव दैट एंड यू विल DNA fingerprinting will be very easy for you. So finally, DNA fingerprinting. What is DNA fingerprinting? इसको समझाने से पहले आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल. इमेजिन अ सिनेरियो, किसी आर्टिस्ट का ओरिजिनल वर्क ऑफ पेंटिंग चोरी हो जाता है. फिर दो पेंटिंग्स मिलते हैं, एक वो ओरिजिनल कॉपी है, दूसरा उसको दे के किसी ने नकल उतारा. इट हैज़ बीन कॉपीड. नाउ हाउ विल यू टेल विच वन इज विच वन? यू आर नॉट गोइंग टू मैच ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द पेंटिंग. आप पूरा पॉइंट बाय पॉइंट, कलर बाय कलर, पिक्सल बाय पिक्सल तो मैच नहीं कराएंगे. वॉट विल यू डू? यू विल फाइंड आउट द डिफरेंसेस इन द ब्रश स्ट्रोक. जैसे इस आर्टिस्ट ने, ओरिजिनल वाले ने ऐसा किया था, यहाँ पे थोड़ी सी चूक हो गई, यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक उसका कुछ अलग निकला. यहाँ पे उसने बिल्कुल से जो ग्रेडियंट यूज किया था कलर का, यहाँ पे उससे थोड़ा सा ग्रेडियंट कम हो गया, फिक्का हो गया है. राइट? सो यू लुक फॉर द डिफरेंसेस. DNA फिंगरप्रिंटिंग में भी वही होता है. यू डोंट लुक फॉर द सिमिलैरिटीज ऑफ द DNA सीक्वेंसेस बिटवीन जेंटलमैन A एंड जेंटलमैन B. You look for the differences in the DNA sequences between gentleman A and gentleman B. And why do we look for the differences? अभी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें क्या सीखने को मिला कि 99.9% of the nucleotides are exactly the same in all humans. वो 0.1% जो है, that is what is going to tell you apart कि this is gentleman A and this is gentleman B. तो जब वो 0.1% can tell the difference, then why go for the similarities? Making sense? अब हमें DNA के स्ट्रक्चर को समझते हैं पहले, न्यूक्लियोटाइड्स के. ओके, नाउ दिस इज योर DNA मॉलिक्यूल, लॉन्ग DNA मॉलिक्यूल. अब क्या कहा गया है इसमें? Less than 2% of the human genome codes for proteins. The huge part of the DNA ऐसा है which is not coding for anything. Whenever we are talking of a DNA molecule, ये tip, ये toe, तो कुछ ATGC, ATGC, फिर मैं कर देती हूँ CGTA, CGTA, CGTA. Think these are the nucleotide sequences. Okay? यहाँ में से only let us assume कि this portion is a gene and it is coding for something. बाकी this portion is not coding for anything. Okay? अब यहाँ के sequences को हम देखते हैं. ATGC, ATGC, फिर CGTA. ओके, तो ये एक सीक्वेंस हो गया ATGC, ये दूसरा सीक्वेंस हो गया. तो हमने अभी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे पढ़ा है फ्रॉम व्हाट वाज फाउंड कि ऐसे बहुत सारे से सेगमेंट्स है, बहुत सारे से न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस है विच इज रिपीटिंग इटसेल्फ मेनी टाइम्स within the molecule of DNA. Clear? And these repetitions, they are not coding for anything. ये कोई proteins नहीं बना रहे and these are not genes either. Okay? Gene ये हो गया. Now let's forget this gene for some time. ATGC, ATGC, तो हम अभी फोकस करेंगे खाली उसी पार्ट पे वेयर द न्यूक्लियोटाइड्स आर रिपीटेड मेनी टाइम्स. बार बार रिपीट हो रहे हैं, दैट इज वाई दे आर द रिपीटेटिव DNA. बट इन्हें बोला क्या जाता है? VNTR. वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स. अब
You have heard the term satellite DNA. So what is satellite DNA? Satellite DNA कोई अलग सा कुछ DNA नहीं है. What happens when you take all the DNA molecules, you centrifuge them and then you plot them in a graph. तो दो तरह के plots होते हैं. एक this is the major और उसी के पास एक minor U सा होता है. Okay? When you are plotting it in the graph. तो ये जो है दिस इज द मेन कर्व एंड दिस इज द सैटेलाइट कर्व. तो ये जो हु फॉर्म्स दिस सैटेलाइट कर्व, ऑल द पार्ट ऑफ द डीएनए या ऑल द न्यूक्लियोटाइड्स विच आर नॉट कोडिंग फॉर एनीथिंग एंड विच आर रिपीटेटिव, विच मीन्स व्हाट, ये VNTR जाके ये सैटेलाइट कर्व या सैटेलाइट पीक बना रहा है. ओके और ये वाला जो बड़ा सा पीक होता है, दैट पीक इज मेड बाय ऑल द कोडिंग जीन्स. क्लियर? एंड दिस इज बाय VNTRs या द नॉन कोडिंग न्यूक्लियोटाइड्स. नाउ ये जो कर्व्स होते हैं, ये पिक्स होते हैं, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ द DNA, द डेंसिटी ऑफ द DNA. डेंसिटी बोले तो A to G या G to C का रेशियो क्या है. When it is G to C तो वहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो रहा है. When it is A to T it is there 2, right? So all those factors go into making these peaks. So satellite DNA is nothing but the representation of the VNTR in a graph plot after the DNA has been centrifuged. Please be very clear. Now यही VNTRs are of two categories. एक है माइक्रोसैटेलाइट विच इज 1 to 9 बेस पेयर लॉन्ग, दूसरा है मिनी सैटेलाइट विच इज 10 to 100 बेस पेयर लॉन्ग. तो अगर हम यहाँ पे 9 ले लें, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक यू कैन एज्यूम कि इट इज अ माइक्रोसैटेलाइट. क्लियर? माइक्रोसैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट बोथ क्लियर. मिनी सैटेलाइट है तो बहुत लंबा होगा. ओके, नाउ द टर्म VNTR प्रोब. क्या है ये? हैव यू सीन योर मदर टू टेक अ साड़ी टू फॉल मैच कराने के लिए? तो जैसे साड़ी के नीचे हर तरह के शेड्स के फॉल को रख रख के मैच कराया जाता है. VNTR probe is something like that. What is it? It is single stranded. Nucleotide sequences that are complementary to the VNTRs. जहाँ पे टेस्टिंग होगा, DNA मैच होगा, फिंगरप्रिंटिंग होगा, वहाँ पे दे लिटरली हैव दिस आर्टिफिशियली क्रिएटेड सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब्स विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द VNTR. तो अगर हम ATGC को एक VNTR मान लें तो उसका VNTR प्रोब कैसा होगा? TACG. And what is more special about these? That these are either radioactive or fluorescent. या कुछ केमिकल ऐसा होता है which will make them visible. Okay? Now because they are single stranded, they can go and following rule of complement base pairing, they can form the base pairs with corresponding VNTRs. और बिकॉज दे आर रेडियो एक्टिव तो जैसे वो एक हाइब्रिड DNA बना लेगा, और जैसे ही हाइब्रिड DNA बनता है विथ रेडियोग्राफी एंड ऑल, they become more visible. Okay, that is the purpose of VNTR. And these probes, जैसे फॉल के दुकान में काफ़ी सारे से साड़ी के फॉल्स होते हैं, वैसे ही काफ़ी सारे से स्ट्रैंड्स हर लैब में जहाँ पे भी DNA फिंगरप्रिंटिंग हो रहा है, it is kept. So are these three concepts clear? अब हम देखते हैं VNTR फिंगरप्रिंटिंग होता कैसे है.
सो लेट अस थिंक दिस इज द डीएनए मटेरियल जो हमारे पास है, जिसका कि फिंगरप्रिंटिंग कराना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो सबसे पहले इसको लिया जाता है और ये VNTR के बारे में एक बात है कि दे शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? नथिंग बट डिफरेंट फॉर्म्स। तो सिर्फ पॉलीमॉर्फिज्म वो कैसे एग्जिबिट करते हैं? नाउ इफ वी टेक दिस टू बी अ VNTR, किसी के क्रोमोसोम में शायद इसके 1 2 3 4 5 रिपीट होंगे। एज्यूम कि ये मेरे बॉडी का क्रोमोसोम नंबर 1 में देयर आर 5 रिपीट्स एकदम बिगिनिंग में। तो किसी और जेंटलमैन के क्रोमोसोम नंबर 1 में यू विल फाइंड ATGC ओनली 2 रिपीट्स। तो दैट इज हाउ दे शो पॉलीमॉर्फिज्म। दूसरा पॉलीमॉर्फिज्म ये हो सकता है कि G के बदले यहां फिर से C आ गया। क्लियर? तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स व्हाट? दे आर शोइंग डिफरेंट forms. So all these 3 things are very crucial in establishing DNA fingerprinting. तो अब फाइनली लेट्स डू अ DNA fingerprinting of this strand. तो सबसे पहले सैंपल कलेक्शन, वो कहीं से भी हो, स्किन्स, हेयर, म्यूकस, माउथ, सलाइवा, कहीं से भी हो, ओके? उसको ले लिया एंड देन दिस इज कट इनटू मेनी पीसेस, फ्रेगमेंट्स। क्योंकि पूरे हमने देखा है ना डीएनए सीक्वेंस में पूरे मॉलिक्यूल को काट लेते हैं, फिर इंडिविजुअल के सीक्वेंसेस को स्टडी किया जाता है एंड देन यू अगेन जोड़ो इट। सिमिलर थिंग हियर। तो इट इज कट इनटू फ्रेगमेंट्स। अब काटते कैसे हैं? नाउ देयर आर दिस ग्रुप ऑफ एंजाइम्स इन आवर सेल विच आर कॉल्ड न्यूक्लियसेस। उसी में से है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। दे हेल्प इन कटिंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बैकबोन को काटना है यहाँ पे, राइट? वो यूं काट के फ्रेगमेंट्स बना देते हैं। फ्रेगमेंट्स आर मेड। अब कहीं पे भी सैंपल तो बहुत कम मिलता है, तो यू नीड टू एम्पलीफाई दैट सैंपल। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप गोइंग टू बी? द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी अ टेक्निक कॉल्ड PCR, polymerase chain reaction. What this PCR is, you will get to know about the technique in following chapters, but don't bother about the know-how of the technique. But बस अभी ये जान लो कि इस टेक्निक से DNA के मल्टीपल कॉपीज हो जाते हैं। क्लियर? सो वंस यू हैव द मल्टीपल कॉपीज ऑफ द DNA, फ्रेगमेंट्स, ये जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स काटे गए हैं, कोई शायद इतना छोटा, कोई शायद इतना लंबा, हर फ्रेगमेंट के साइज को अलग किया जाता है। अब उस अलग करने के लिए भी देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अगेन यू विल लर्न इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स, बट अभी के लिए इन अ ट्रे एज्यूम कट पीसेस ऑफ DNA आर केप्ट और यहाँ पे एगरोस जेल दे दिया जाता है एंड देन विद द हेल्प ऑफ डाई एंड सम अदर टेक्निक्स आर देयर, उसे छोड़ दिया जाता है। वन एंड इज नेगेटिव, अदर एंड इज पॉजिटिव। एंड यू नो DNA आर नेगेटिवली चार्ज्ड, तो ये जो DNA के जो फ्रेगमेंट्स होंगे दे विल ट्राई टू ट्रेवल एज मच एज दे कैन टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, राइट? और जितना छोटा साइज उतना दूर जाएगा। क्लियर है? एंड दैट इज हाउ दिस DNA फ्रेगमेंट्स गेट सेपरेटेड। ओके, दिस इज द पॉजिटिव एंड, दिस इज द नेगेटिव एंड ऑफ द ट्रे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हो गया अलग। नाउ द सेकेंड, उसके बाद देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड सदर्न ब्लॉटिंग। फिर से व्हाट सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट उस टेक्निक में होता क्या है? अ नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन इज केप्ट ओवर दिस एंड इट इज, कुछ और उनके मेथडोलॉजीज होते हैं सो दैट दिस DNA फ्रेगमेंट्स गेट्स कॉपीड इनटू दैट मेम्ब्रेन। ओके, होता यह है कि वो मेम्ब्रेन जो है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, नीचे कुछ फ्लूइड रखा जाता है, इसके ऊपर वो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन, फिर कुछ फिल्टर पेपर्स एंड फिर सम वेट। जैसे कहीं पे इंक गिर जाए तो हम ब्लॉटिंग पेपर से ब्लॉट करते हैं ना, सिमिलर है।
वही मेम्ब्रेन को रख दो, ऊपर से थोड़ा वेट दो, एज थ्रू द कैपिलरी एक्शन वो लिक्विड नीचे से ऊपर जाता है, द डीएनए मॉलिक्यूल कम्स एंड गेट्स फिक्स्ड इनटू दिस मेम्ब्रेन। क्लियर है? आफ्टर द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर comes into that membrane is heated at 80 degrees Celsius for half an hour so that वो उस membrane में permanently लग जाए। These are all part of the southern blotting technique। और जैसे वो fixed हो जाते हैं, that is when the VNTR probes are mixed with that membrane। Clear? Now imagine this is the membrane with a segment of DNA which has this sequence A, T, G, C. Okay? अब VNTR probe TAGC, TACG छोड़ दिया गया है and this is radioactive. Yeah, this is fluorescent. Now it will go and it will bond with that. Clear? ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ पे उस VNTR प्रोब को अपना कॉम्प्लीमेंट्री बेस मिलेगा, वो जाके वहाँ पे हाइब्रिड बॉन्ड्स बना लेगा। एंड देन दिस ट्रे इज वॉश्ड टू गेट रिड ऑफ द अनहाइब्रिड या नॉन हाइब्रिडाइज्ड सेगमेंट्स। सो क्या रहता है, क्या बच जाता है? खाली हाइब्रिडाइज्ड सेगमेंट। हाइब्रिडाइज्ड सेगमेंट ऑफ व्हाट? द VNTR प्रोब एक स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड इज ऑफ द ओरिजिनल डीएनए। और ये जो ओरिजिनल डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है, दिस इज नथिंग बट दिस। कॉम्प्लीमेंट्री ये होता है। ऑलवेज रिमेंबर VNTR कभी ये कोड कैरी नहीं करता, तब वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं कर पाएंगे। दे ऑलवेज कैरी VNTRs आर ऑलवेज दिस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस। ओके, ह्यूमन जीनोम हमने निकाल लिया है, हमने VNTRs निकाल लिया है, तो उसका एक आर्टिफिशियल कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। इज इट क्लियर? वो जाके चिपक जाता है। एंड देन व्हेन थ्रू रेडियोग्राफी यू एक्सपोज इट, ऑल द डीएनए फ्रेगमेंट्स गेट्स एक्सपोज्ड। दिस इज व्हाट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज। इज इट क्लियर? क्या मैं समझा पाई हूं कि कैसे एक्सपोज होता है, कैसे काटा जाता है? व्हाट इज अ VNTR प्रोब? ओके, नाउ सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में और क्या क्या होता है, यू डोंट हैव टू नो। ऊपर ही ऊपर मैं बोल दी हूँ जितना आपको समझने के लिए चाहिए। ओके, और इसी तरह से ये बैंड्स गेट एल्यूमिनेटेड एंड दैट इज आफ्टर दैट उसका कंपैरिजन होता है। ओके, तो एक कंपैरिजन भी हम देख लें अभी, जो आपके बुक में ही है। तो सो फार वॉट एवर वी हैव लर्नड अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसी को एक क्राइम सीन पे अब अप्लाई करते हैं। सो ये है डीएनए फ्रॉम द क्राइम सीन ऑफ द इंडिविजुअल सी। ये है इंडिविजुअल ए, ये है इंडिविजुअल बी। तो इनके तो अब डीएनए फ्रेगमेंट्स बन चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू सी ओनली ऑन 3 क्रोमोसोम्स फॉर आवर पर्पस ऑफ स्टडी। ओके, क्रोमोसोम नंबर 7 to 16, ये सब रैंडमली पिक किए हुए क्रोमोसोम और उनके सेगमेंट्स हैं। तो यहाँ पे, और these are the homologous chromosomes। एक अगर ये क्रोमोसोम 7 ये मम्मी के तरफ से आया है और ये पापा की तरफ से, सो assume this is the maternal chromosome number 7, this is the paternal chromosome number 7। so far so good। आगे बढ़े। यहाँ पे जो ये टैंडम रिपीट्स है 1 2 3, मैं थोड़े बीच में गैप रखी हूँ सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे 3 ही रिपीट्स हुए हैं मम्मी के क्रोमोसोम में और पापा वाले में 4। वहीं अगर बी वाले इंडिविजुअल में आते हैं तो वही रिपीट्स हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इन द मैटरनल इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8। इन पैटर्नल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक्चुअली यहाँ 9 ठीक है, तो पापा वाले में ज़्यादा है। सिमिलरली क्रोमोसोम 2 का आप देखते हैं, ये कुछ और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। मम्मी वाले में इतना, पापा वाले में इतना। बी वाले इंडिविजुअल में देखें, इट इज़ मोर इन बोथ द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम नंबर 16 में ये जो 10 VNTR है, यहाँ मम्मी वाले में बहुत ही कम है, खाली 2 रिपीट्स, और पापा वाले में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे इंडिविजुअल बी में, इस वाले क्रोमोसोम में
इट इज़ ओनली 3 रिपीट्स, इसमें बहुत सारे से हैं। नाउ जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस करके, सब सदर्न हाइब्रिडाइजेशन करके, सब कुछ करके इनके बैंड्स अब सामने आ चुके हैं। एंड these are the bands of individual C. तो हम सबसे पहले ये वाले VNTR को देखते हैं। Where is it forming the pattern in this tray? इस पोजीशन पे B का हो रहा है, yes. इस वाले का भी B के साथ मैच कर रहा है, yes. A के साथ नहीं मैच कर रहा। ग्रीन वाले न्यूक्लियोटाइड VNTR का देखते हैं। A के साथ ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन B के साथ बिल्कुल पोजीशन मैच हो रहा है, राइट। C वाले का देख लेते हैं, ये ब्लू वाले न्यूक्लियोटाइड VNTR का, ये ब्लू वाले VNTR का भी देख लेते हैं। दिस मैचेस एग्जैक्टली विद दिस, इसने जहाँ पे बैंड फॉर्म किया है इसने भी वहीं पे बैंड फॉर्म किया है, A का कहीं और पे है, सेम विद द अदर क्रोमोसोम। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो क्राइम सीन पे जिसका DNA मिला है, दैट DNA मैचेस विद द DNA ऑफ B, ओके। क्योंकि ये जो VNTR के न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस हैं, उनके बैंड्स और इनके बैंड्स बिल्कुल मैच हो जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? क्राइम सॉल्व, C मैच्ड विथ B। नाउ ये जो VNTRs होते हैं ना, सी व्हेन वी आर इनहेरिटिंग द क्रोमोसोम फ्रॉम आवर पेरेंट, तो ये VNTRs भी जो मेरे पेरेंट पे वो मेरे में भी आ रहा है, राइट। दैट इज हाउ दिस VNTRs आर फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। और ये VNTR में भी म्यूटेशंस हो सकते हैं, जो अगर एक सिंगल बेस बदल जाए तो इट इज रिजल्टिंग इन म्यूटेशन, पर राइट। सो समझ में आया DNA फिंगरप्रिंटिंग? अगर समझ में आया हो देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ as many friends as you can. That is going to help me, okay. And for those who have not yet subscribed to this channel, please do subscribe now, or please let me know in the comment section how was this video, because I know these 3 topics are very challenging. तो मैं I have been able to deliver that to you or not, ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। Please don't forget to like, share and subscribe to this channel, and I'm going to see you again with the next video on some other chapter. Till then, take good care of yourself, study hard, work hard, and we'll see each other very soon. Bye.